गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने पिछले क्लास में सरल समीकरण के बारे में पढ़ा था कि सरल समीकरण का उपयोग हम ऐसी किसी अज्ञात राशि को पता करने के लिए करते हैं, तो आज हम किसी अज्ञात राशि को कैसे पता करते हैं सरल समीकरण के द्वारा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है कि 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 21 है। 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग अगर 21 है तो तीनों पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हमें पूर्णांक संख्या तो दिया नहीं गया है और सरल समीकरण से हम अज्ञात संख्या ज्ञात करते हैं। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं उसको हम x मान लेंगे। तो पहले हम मानेंगे कि माना ये मान के चलो 50,000 कम से कम 5500 लग रहा है। माना कि पहली 50 से 25 पूर्णांक संख्या पहली पूर्णांक संख्या बराबर x। जब पहली पूर्णांक संख्या x है तो दूसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी, आप लोग गेस करिए। मैं बताती हूँ। दूसरी पूर्णांक संख्या प्रश्न में दिया गया है कि जो पूर्णांक संख्या है वो लगातार पूर्णांक संख्या है। अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पहली पूर्णांक संख्या हमारी 2 हो तो लगातार दूसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी, 3। उसके बाद क्या होगी, 4। मतलब कि हम 2 में कितना ऐड किए, 1 ऐड किए तो हमको 3 मिला। 3 में 1 ऐड किए तब भी हमको क्या मिला, 4 मिला। तो लगातार पूर्ण संख्या निकालने के लिए जो है हम किसी भी संख्या में अगर 1 ऐड करेंगे तो उसका अगला संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें x हमारा अगर पहला पूर्णांक संख्या है तो दूसरा पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। इसी तरह जो है हमारा तीसरा पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी पूर्णांक संख्या बराबर, ये अगर दूसरी हमारी x + 1 है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1। x + 1 + 1 बराबर x + 2। यानी पहली पूर्णांक संख्या x + 1, दूसरी पूर्णांक संख्या पहली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2। अब प्रश्न से क्या दिया गया है इसको हम लिखते हैं प्रश्न से। अब हम सरल समीकरण बनाएंगे। पहले भी हम जो है सरल समीकरण बनाना सीख चुके हैं। इसमें हम सरल समीकरण बनाएंगे कि पहली पूर्णांक संख्या प्लस दूसरी पूर्णांक संख्या x + 1 हमारी दूसरी पूर्णांक संख्या है और तीसरी पूर्णांक संख्या है x + 2। इन तीनों का योग, पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों का योग 21 के बराबर है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये जो है चर राशि को हम एक साथ लाएंगे। सरल समीकरण को हल करने में पहले हम चर राशि को एक साथ लाते हैं और अचर राशि को एक साथ लाते हैं। ठीक है। अब हम चर राशि को दाईं ओर रखेंगे और अचर राशि को बाईं ओर, इसको बाईं ओर रखेंगे और इसको दाईं ओर ले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 21 माइनस 2 और 1 3। यहाँ पे ये प्लस में था, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। प्लस का क्या होता है, माइनस। जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया 18 और ये हमारा x बराबर हो गया 18/3। यहाँ पे ये गुणा में है इसलिए यहाँ पे ये भाग में चला जाएगा, ये पलट जाता है। तो हमारा हो गया आंसर 6। इसलिए x बराबर क्या हो गया हमारा 6। ठीक है। यानी कि हमारी पहली संख्या क्या प्राप्त हुई हमको, यानी कि पहली संख्या प्राप्त हो गई हमारी, पहली संख्या 6। दूसरी संख्या क्या हो गई,
दूसरी संख्या हमारी हो गई 6 + 1 7 और तीसरी संख्या क्या हो गई हमारी? तीसरी संख्या बराबर 6 + 2 8। तीसरी संख्या हमारी हो गई 8। ठीक है, अब हम इन तीनों को जोड़कर देखेंगे। 7 6 13 और 13 8 21, यानी कि हमारे तीनों पूर्णांक संख्या लगातार भी है और तीनों का योग 21 के बराबर है। इस तरह से जो है हम सरल समीकरण के प्रश्न को हल करते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। आज मैं सारा प्रश्न करवा दूंगी, वीडियो आप देखते रहिएगा। अगर हमको जो है ये क्वेश्चन दे दे कि लगातार विषम संख्याओं का योग, ये तो था लगातार संख्याओं का योग। अगर हमें ये दे कि लगातार सम संख्याओं का योग या लगातार विषम संख्याओं का योग, तो उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे वो सॉल्व करेंगे ये मैं बताऊंगी। कि 3 लगातार, एक क्वेश्चन है ये कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 लगातार संख्याओं का योग 39 है, तो संख्या क्या होगी? इसमें भी हमें एक अज्ञात राशि के बारे में पता करना है, एक विषम संख्या के बारे में पता करना है, क्योंकि सरल समीकरण से हम अज्ञात राशि का पता करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। पहले हम जिस चीज को नहीं जानते हैं उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं, मानते हैं। माना कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर x। माना कि पहली विषम संख्या हम क्या मान लिए, x। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर हम पहली विषम संख्या हमारी क्या होती है 1, तो दूसरी विषम संख्या 2 तो होगी नहीं, इसलिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी 3। अब 4 बताइए विषम संख्या है या नहीं? 4 एक सम संख्या है, इसलिए 4 नहीं होगा 5। तो पहली विषम संख्या दूसरी विषम संख्या लगातार, ये लगातार है, गैपिंग इसमें नहीं है। तो पहली विषम संख्या दूसरी तीसरी, पहली विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या में कितने का अंतर है 2 का। इसमें अगर +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे तो ये पहली विषम संख्या दूसरी विषम संख्या में बदल जाएगी। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये तीसरी विषम संख्या में बदल जाएगी। यानी कि हमको पहली विषम संख्या दी हुई हो तो दूसरी विषम संख्या निकालने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ता है, इसलिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या बराबर x + 2। और तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी विषम संख्या बराबर x + 2 + 2, यानी कि इसको लिख के ही दिखा देती हूँ। x + 2 + 2 बराबर x + 4। ठीक है, अब हम प्रश्न में दिया गया है कि 3 विषम संख्याओं का योग जो है, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 39 के बराबर है। x प्लस पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या और ये तीसरी विषम संख्या का योग 39 के बराबर है। अब हम सरल समीकरण की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से आता होगा, आप लोग खुद से करके देखिए। x + x + x 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 39, या ये 3x को हम रखते हैं बाईं ओर और 6 को ले जाएंगे दाईं ओर। प्लस का साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये 33, x बराबर 33/3। यानी कि पहली विषम संख्या हमें कौन सी प्राप्त हो गई, पहली विषम संख्या
11, दूसरी क्या हो गई, दूसरी डैश डैश 11 + 2 13, और तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी विषम संख्या 13 + 2 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों एक कोण का मान दिया गया हो 50 डिग्री, तो उसके अन्य दो कोणों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन हम सरल समीकरण से ही निकालेंगे। इसमें हमें दो कोणों का मान नहीं दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसका शीर्ष का कोण 50 डिग्री दिया गया है और हमें अन्य दो कोणों का मान ज्ञात करना है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी को भी जानना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज के जो है ये दो कोण जिस पर ये दो भुजाएं बनी होती है वो समान होती है। अगर ये दो भुजाएं बराबर होगी तो ये दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोणों का मान अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90। इस तरह से होता है कि जो इसका मान होगा वो भी इसका मान होगा। तो अगर ये हम इसको x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x। क्योंकि हमको इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसको x मानेंगे। तो हम लिखते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। अब माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के कोण का माप, बराबर भुजाओं के कोण का माप, कोण का माप क्या हो जाएगा हमारा, बराबर x। तो हमारा एक कोण का माप अगर x होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x। इसलिए जो ये दोनों हमारा बराबर भुजाओं के कोण का माप है, यानी दोनों कोण का माप x होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न से हमारा एक कोण का माप x है, इसका x हुआ, दूसरा भी क्या हुआ, x हुआ, और तीसरा क्या है हमारा 50 डिग्री। ठीक है, 50। तो इन तीनों का हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा एक सरल समीकरण मिल गया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। x + x क्या हो जाएगा, 2x + 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, या 2x, यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, -180 डिग्री - 50 बराबर 130। इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा /2। यहाँ पे ये गुना में था तो अब ये भाग में चला गया। अब ये 2 × 12 और 1 2 × 10 यानी कि 65 डिग्री। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा पहला कोण हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण भी हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। और ठीक है, दोनों कोण क्या हो जाएगा हमारा 65 डिग्री और 65 डिग्री। ठीक है, अब हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया हो
और उसकी परिमिति दी गई हो तो हम लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया होता है, ना कि उनकी लंबाई। तो हम इसमें एक अनुपातिक राशि को x मानते हैं। उस कैसे बनेगा मैं बता रही हूँ। हमारा प्रश्न है कि आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका परिमिति क्या है 90 मीटर है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, तो अनुपातिक राशि x है और अनुपात क्या है हमारा दोनों का 3:2, यानी कि लंबाई हमारा 3 है और चौड़ाई 2। तो हमारा लंबाई, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा हमारा लंबाई, आयत की लंबाई हो जाएगी हमारी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 2x। ठीक है, अब जो है हमको आयत की परिमिति आप लोगों को पता ही होगी, 2 गुने आयत की परिमिति क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आयत की परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हमारा आयत की परिमिति होती है। तो प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ पे आयत की परिमिति दी गई है, इसलिए हम आयत की परिमिति पे इस फॉर्मूले को बैठाएंगे, क्योंकि हमें आयत की परिमिति 90 मीटर दी गई है। अगर हमें क्षेत्रफल दिया गया होता तो हम यहाँ पे आयत की परिमिति का फॉर्मूला नहीं डालते, क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालते। आयत की परिमिति दी गई है इसलिए हम आयत का परिमिति का फॉर्मूला डाले हैं 3x + 2x। ये हमारा प्रश्न से 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 90। ये हमारा क्या था, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये मीटर यहाँ पे नहीं लगता है। समीकरण में हम कभी भी इसकी मात्रक को नहीं, यूनिट को नहीं डालते हैं। या तो ये 90 मीटर नहीं होगा, 90 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x + 2 दूनी 4x बराबर 90, या 6 4 10x बराबर 90। इसलिए x क्या हो जाएगा, अब आपको पता होगा कि हम अभी यहाँ पे 10 गुना में है तो यहाँ भाग देंगे, तो हमारा ये हो गया 9। तो मतलब हमारा जो अनुपातिक राशि क्या हुआ 9। इसलिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। इसलिए आयत की लंबाई हो जाएगी हमारी, आयत की लंबाई बराबर 9 गुने कितना था, लंबाई में 3 से गुना करना था, 3x था, तो 9 गुने 3 बराबर 27। और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई हो जाएगी 2x, यानी 2 गुने 9, 2 गुने 9 बराबर 18। ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चे। आगे मैं अन्य प्रश्नों को हल कराती हूँ। आज मैं सरल समीकरण के सभी प्रश्नों को हल करवा दूंगी, आप लोग लगातार बने रहिएगा। इसके बाद सरल समीकरण में आपके पास कोई भी कठिन प्रश्न नहीं रहेंगे, इसको आप आराम से बनाइए और सीखिए। अगला प्रश्न है कि सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये देखना है अज्ञात राशि क्या है। इसमें सलमा की उम्र दे दी गई है, अज्ञात राशि है पिता की उम्र। इसलिए जो भी अज्ञात राशि हो जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हम x मानेंगे। तो लिखेंगे माना
कि पिता का उम्र क्या है? x, ठीक है। इसलिए सलमा का क्या उम्र हो जाएगा? सलमा का उम्र पिता के उम्र के 1/3 से 5 कम है। पिता का उम्र x है तो इसका 1/3 मतलब कि 1/3, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 1/3 जैसे कि एक सर्कल है और इसको हम अगर 3 टुकड़े में बांट देंगे तो ये भाग जो हमारा एक भाग होगा वो हमारा 1/3 हुआ। यानी कि सलमा के पिता का उम्र x है तो अगर हम इसको 3 टुकड़े में बांट दें तो वो 1/3 होगा। 3 टुकड़े में हम कैसे बांटेंगे? डिवीजन से। जब भी हमको किसी चीज को तोड़ना होता है तो हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन यानी कि इसको 1/3 से गुना करेंगे, 1 और तिहाई, इसको हम 1/3 को बोलते हैं 1/3। तो ये हमारा सलमा का उम्र क्या है? पिता के उम्र का 1/3 में 5 कम, ठीक है। 1/3 में 5 कम मतलब इतना में 5 वर्ष कम, ठीक है। तो अब प्रश्न से अब सलमा का उम्र तो दिया गया है, एक तरफ सलमा का उम्र इतना हमने निकाला है और दूसरी तरफ दिया गया है सलमा का उम्र 20 वर्ष। इसलिए हम लिखेंगे प्रश्न से। अब हम समीकरण, जब भी हम प्रश्न से लिखते हैं तो उसके नीचे हम एक समीकरण बनाते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि सलमा का उम्र 1/3 से 5 वर्ष कम है और सलमा का उम्र 20 वर्ष है। अब हम उस चीज को यहाँ पे दर्शाएंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण बनाने से पहले हम प्रश्न से लिखते हैं क्योंकि ये कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। -5 बराबर 20। अब हम इस समीकरण को, अब यहाँ बाया पक्ष दाया पक्ष और ये बराबर, ये सब आप जान चुके हैं बराबर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x/3 ये तो हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का साइन है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, या इसलिए x क्या हो जाएगा हमारा? ये 25 × 3, यहाँ भाग में था और ये यहाँ गुना में चला जाएगा। जब यहाँ भाग में हो तो यहाँ गुना में चला जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 75। यानी कि पिता का उम्र कितना वर्ष हो गया? 75 वर्ष, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अगर दो पूरक कोण का अंतर 20 डिग्री है तो पूरक कोण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता है पूरक कोण क्या किसे कहते हैं? पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं। आप पहले पूरक कोण समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि अगर हमारा एक कोण 40 डिग्री है और तो दूसरा कोण 50 डिग्री है तो इस दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये 50 डिग्री जो है 40 डिग्री का पूरक कोण है और 40 डिग्री 50 डिग्री का पूरक कोण है। जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमको यहाँ पे अगर दोनों पूरक कोण पूछ रहा है और हमको पता ही नहीं है कि पूरक कोण कितना है तो हम मानेंगे कि माना कि पहला पूरक कोण बराबर x। अगर इसको हम x मान लिए तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको इस साइड ले आए तो दूसरा कैसे निकालेंगे? सॉरी, पहला अगर दिया x है तो ये वाला निकालेंगे, इसको हम इससे घटा लेंगे, ठीक है। घटाएंगे हम तो हमारा इसका निकलेगा। अगर इसको निकालना हो तो 40 को घटाएंगे, अगर 40 को निकालना है तो 50 को 90 में से घटाएंगे तो हमारा पूरक कोण निकल जाएगा।
तो हम पहला पूरक कोण क्या मानते हैं, माना कि पहला पूरक कोण बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इसलिए दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा, दूसरा पूरक कोण बराबर 90 माइनस कितना x, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि दोनों पूरक कोणों का अंतर 20 के बराबर है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से हम सरल समीकरण बनाएंगे। अंतर 20 है तो हम x माइनस 90 माइनस x, हम दोनों को क्या किए, घटा दिए, ठीक है, बराबर लिख दिए 20। अब लिखेंगे आगे सॉल्व करेंगे, या x माइनस 90 माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस x बराबर 20। अब ये हमारा प्लस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 90 बराबर 20। अब 2x बराबर 20, अब ये माइनस था इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 110, इसलिए x बराबर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे ये गुना में था तो यहाँ भाग में चला गया, ये हमारा हो गया 55, इसलिए x बराबर हो गया हमारा 55। तो पहली पूरक संख्या क्या हो गई हमारी 55, और दूसरी पूरक संख्या क्या हो जाएगी, पहली पूरक संख्या हमारी हो गई पूरक संख्या बराबर 55, पूरक कोण बराबर 55, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी पूरक कोण बराबर 90 माइनस 55, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 8 में से 5 गया तो 3। अब हम देख सकते हैं कि 55 और 35 को जब हम घटाते हैं तो हमको अंतर कितना मिलता है 20, इसलिए हमारा सॉल्यूशन भी सही है, ठीक है। इस तरह से हम जो है सरल समीकरण के प्रश्नों को हल करते हैं।